जय हिंद। आज समझते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी के ग्रीक भाषा जो वर्ड है उसका हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया जिसका शाब्दिक अर्थ, इसका जो अर्थ है अन्वेषणों से ज्ञान की प्राप्ति। अन्वेषणों से ज्ञान की प्राप्ति। E.R. का एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड का यूज किया है। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, इसलिए इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड का उपयोग किया है। और इन्होंने एक परिभाषा दी है। परिभाषा दी है, इतिहास की परिभाषा इनके द्वारा दी है। इन्होंने कहा है इतिहास अतीत तथा वर्तमान का संवाद है। अतीत, इतिहास क्या बताया इन्होंने? अतीत व वर्तमान का संवाद। इतिहास को इन्होंने ये चीज बताई। अब इतिहास के पिता, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनका अगर संस्कृत में नाम देखा जाए, संस्कृत में, तो संस्कृत में हरिदत्त कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। हाँ से हेरोडोटस पुस्तक भी हिस्टोरिका बनेगी। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका है। इसमें इनका जो हिस्टोरिका में मेन रूप से वर्णन है पेलोनिक जो युद्ध हुआ था, पेलोनोसिया का जो युद्ध हुआ था, इसमें इसका वर्णन है। पेलोनिया का युद्ध का वर्णन है, इसका इसमें वर्णन किया गया था। इन्हें इतिहास का पिता इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, जबकि हमारे भारतीय पुराणों में इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजाया गया। इसीलिए पुराणों को हमारे क्या है, इन्हें वो नहीं माना जाता है। अब आगे समझते हैं इसका। अब समझते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है इस प्रकार से। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा ये ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। तो इन्हें इस प्रकार लिखा गया है। इसे इंग्लिश में लिखा है प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, इसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, इसे हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। अब इसमें समझते हैं कि इन तीनों कालों में किस प्रकार इनका काल विभाजन हुआ है। सबसे लंबे समय तक देखा जाए तो 25 लाख BC से ये काल जो चलता है वो 3 या 4000 BC तक माना जाता है। 3 के या 4 के BC भी लिख देंगे, BC तक माना जाता है। तो ये सबसे लंबा कालखंड माना जाता है। इसे माना जाता है 3 के से लेके 1.5 के BC माना जाता है। इस काल को माना जाता है, यहाँ BC लिखेंगे, इसे BC को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। इसे बाद में हम समझा देंगे तिथियों के बारे में। और इसे 1.5 BC से अब तक जो चल रहा है ये, इस काल को यहाँ माना जाता है। अब समझते हैं, अब यहाँ पे यही पूछा जाता है कि इतिहास का वह कालखंड जो सबसे लंबे समय तक चला है, तो कौन सा चला? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है,
प्रागैतिहासिक काल में क्या था? प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है और इसका लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन क्या है इसमें, इसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। पता नहीं इससे कैसे ये उल्टा सीधा ऐसे करके लिखते थे। ये इसकी अगर लिपि भी देखी जाए, लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। लगभग 400 से लेकर 600 इनके चित्रात्मक लिपि में वर्ड थे इसमें। अब वर्तमान समय में पूछा जाता है, वर्तमान समय में ऐसा कौन सा देश है जिसकी लिपि भाव चित्रात्मक है? तो वो है हमारा जापान। जापान की जो है लिपि भाव चित्रात्मक है। इधर समझते हैं इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जबकि इसमें लिखित साक्ष्य है। ये वाला साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका। अब वो पता नहीं कैसे लिखते हैं। जिस प्रकार वर्तमान समय में डॉक्टर अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिख के दे देता है दुकानदार को, तो वो डॉक्टर ही समझे या दुकानदार समझे। इसी प्रकार एक बार किसी मरीज ने पूछ लिया दुकानदार से कि क्या लिखा है, तो दुकानदार बोलता है कि इसमें ये लिखा है डॉक्टर साहब ने कि हमने तो लूट लिया, तुम भी इसे लूट लो। फिलहाल ऐसा तो नहीं है, मतलब एक बता रहे हैं ऐसे ही कि रीज़न ये है कि जो मेडिकल लाइन में ज़्यादा मार्जिन है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य था। यहाँ का जो मानव था ये खानाबदोश था, खानाबदोश था। और इस समय जो मानव था वो इस प्रकार ऐसे झुक के चलता था। उसका रीजन क्या था, इसके गर्दन के बीच में मिड में होल हुआ करता था, जिसमें हमारी मेरुदंड और मेरुरज्जु फंसे रहते थे और सीधे मेरुरज्जु की जो नसें निकलती हुई जाती थी, बीच में रहती थी। जिस प्रकार अभी देखा जाए तो जानवर जो होते हैं इनके जो खोपड़ी होती है इनके बीच में इनके होल होता है। जब कभी भी देखेंगे तो वो इस प्रकार से ऐसे करके उठा के फेंक देते हैं, इस प्रकार से होता है। इसमें खानाबदोश थे ये लोग, खानाबदोश थे और आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता शिकार करते थे। इसीलिए अब शिकार करते थे। यहाँ पर पत्थरों को क्या कहा जाता था, पाषाण कहा जाता था पत्थरों को, इसलिए इस युग को पाषाणों में बांटा गया है। तो यहाँ इनका शिकार करने का तरीका क्या था, एक बड़ा सा यहाँ पे ऐसे ये छोटी सी थी, यहाँ पे पत्थर था और चारों तरफ से ये इस तरह से जंतुओं को इधर उधर से घेर के ले जाते थे और इस पत्थर को नीचे गिराते थे, जिससे क्या है एक ना एक जंतु उससे दब के मर जाता था। तो इसमें क्या था कि ऊपर जब पत्थर था वो नीचे जो जानवरों का झुंड होता था इसके नीचे गिराते थे, तो क्या था एक ना एक जानवर गिर के इससे दब के मर जाता और इसे ये नोच नाच के इस तरह खा लेते। तो फिर क्या हुआ, यही कालखंड में धीरे धीरे ये छोटे अभी यहाँ बड़े हथियार थे, ठीक है, अब ये छोटे हथियार बना रहे थे। तो क्या हुआ कि इसमें ही आग, जैसे कभी हम पत्थर से पत्थर टच करते हैं रात्रि समय में, तो उससे कुछ चिंगारियाँ निकलती हैं आग की। उस समय ऐसी कुछ चिंगारियाँ निकली थी। तो अब इसमें कालखंडों का विभाजन करते हैं, इसके बाद समझते हैं। हाँ, इसे ऐतिहासिक को देख लेते हैं। इसे लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ, इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसमें लिखित साक्ष्य था और इसे पढ़ भी चुके हैं, यानी क्या कर सकते हैं हम, इसे रीड भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं इस साक्ष्य को। और यहाँ से ही ऐतिहासिक, ये एक अलग चीज़ है, इसमें ही हमारा प्राचीन भारत हम यहाँ से ही पढ़ेंगे। प्राचीन भारत यहाँ से ही स्टार्ट होता है हमारा। प्राचीन भारत हो जाएगा यहाँ से, मध्य भारत हो जाएगा, मध्य भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में ही नेहरू ईयर भी हो जाएगा और यहाँ महात्मा गांधी युग भी हो जाएगा। महात्मा गांधी युग भी इसमें ही आ जाएगा और विश्व इतिहास भी इसी के तहत इसमें पढ़ाया जाएगा, विश्व इतिहास। इसकी एक संक्षिप्त जानकारी हम बाद में दे देंगे। अब समझते हैं इनके कालखंडों का विभाजन। इसमें पहले हमारा आता, अब प्रागैतिहासिक काल मैंने बता दिया, पाषाण में जो पुराना
उसे कहेंगे पुरा पाषाण काल। पुराना है इसलिए पुरा पाषाण काल। दूसरा, अब जब मध्य में आ जाएगा तो इसे कह देंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहेंगे। और तीसरा, ये नवीनतम है, इसे नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 25 लाख से ये चलता है हमारा 12,000 BC। BC का हमने बता दिया, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। बिफोर ऑफ क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात चल रही है, क्योंकि 1582 के समथिंग आता है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे ये किस पे आधारित था? इस पे BC पे आधारित था, ईसा मसीह पर। ईसा मसीह पर आधारित था ये, बिफोर क्राइस्ट से कहा जाता है। या इसमें पुरा पाषाण काल में समझेंगे, ये आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट का मतलब शिकार करना। अब ये क्या करते थे? जब भी जैसे कि कहीं इन्हें जाना होता था तो अपने बुजुर्गों को लेके जाते थे, क्योंकि खाना बदोश थे, इन्हें कुछ आता जाता था नहीं, तो खाना बदोश थे, तो ये अपने बुजुर्गों को लेके जाते थे। अगर खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बुजुर्गों को ही वो खा लेते थे। इस तरह से ये चीजें यहाँ पे चलती थी। यहाँ दूसरा समझते हैं, यहाँ पे मानव की जो उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति, इसलिए कह सकते हैं मानव का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ये जन्म हुआ है मानव का। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए सभ्यता का पालना, इसे एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। पुरा पाषाण काल में आखेट करते थे, और ये क्या थे? खाना बदोश थे। और यहाँ तक अभी तक होमो सैपियंस का जन्म नहीं हुआ है। अभी तक होमो सैपियंस का जन्म नहीं हुआ है। होमो सैपियंस का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान मानव। मानव का भी एक विकास क्रम है। 9 तरीके के मानव जो पाए गए हैं, इनका एक विकास क्रम जातियों का है। 9 तरीके जो मानव जातियां रही हैं, इनके अलग अलग नाम रहे हैं, अलग अलग विकास रहे हैं, इनके अलग अलग कार्य के नाम से जाना गया है। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल में। अब समझते हैं अब क्या हुआ था। देखो, पुरा पाषाण काल में ही क्या था। अब हम जैसे किसी ने शिकार किया, अब कभी कभी देखने को मिलता है कि छीना झपटी हो जाती है, इधर उधर छीना झपटी हो जाती है, देहात में छीना झपटी हो ही जाती है। वो तो कुछ ना कुछ मिलने पे, या मिला ऐसा मिल जाए तो हो जाती है। तो यही चीज़ थी कि यहाँ जब छीना झपटी हो जाती है तो अफ्रीका और जो ईरान के ऊपर 2 गुटों में ये बट जाते हैं पुरा पाषाण काल में। और बटने के बाद इसमें क्या है? लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लड़ाई होना स्टार्ट होती है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मध्य पाषाण काल। और यहाँ पे ही जो पुरा पाषाण काल में ये जो वो करते थे, इस वजह से क्या हुआ? आग की खोज हो गई। यहाँ पे आग की खोज हो गई। और आग की खोज को प्रथम वैज्ञानिक खोज भी कहा गया। प्रथम वैज्ञानिक खोज कहा गया। मध्य पाषाण काल जैसे आता है तो इसमें क्या है? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थे। पूरी तरह से कैसे नहीं थे? व्यवस्थित साक्ष्य नहीं थे। पूरी तरह से पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे, ये व्यवस्थित तरीके से नहीं थे। लेकिन थे कहाँ पे? ये आदमगढ़ मिलते हैं। आदमगढ़, और ये MP में पड़ता है। आदमगढ़ MP में पड़ता है। और यही साक्ष्य दार और राजस्थान में मिलते हैं।
पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थे, इस प्रकार छोटे मोटे साक्ष्य मिल गए थे। फिर उसके बाद कृषि के साक्ष्य में सबसे पहले देखा जाए तो जौ के साक्ष्य ईरान से मिलते हैं, जौ के साक्ष्य। दूसरा है ये ईरान, ये भारतीय महाद्वीप से बाहर के साक्ष्य हैं। और दूसरे जो साक्ष्य मिलते हैं गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिलते हैं, मेहरगढ़। और ये पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। और ये दो पहाड़ियों के मध्य में बस सुलेमान पहाड़ियां हैं, उनके मध्य में ये मेहरगढ़ पाया जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता किन दो पहाड़ियों के मध्य में कृषि के साक्ष्य मिले, तो कौन से हैं? सुलेमान पहाड़ी का नाम भी लिख लेंगे, सुलेमान व किरथर। किरथर पहाड़ी थी, इनके बीच में ये मेहरगढ़ स्थित था। तो ये कितने साल पुराने थे? ये थे 7000 BC पुराने। लेकिन वर्तमान समय से अभी से देखेंगे 7000 BC कब से काउंट किया जाएगा? ईसा मसीह के जन्म के समय से 7000 पहले की बात है, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है 7000, और 2001 के सभी चली रही है, तो मतलब 2000, तो 9000 साल पुराने ये साक्ष्य है। अब हम समझते हैं इन साक्ष्यों का पता हम कैसे लगाते हैं। तो हम कार्बन डेटिंग एक प्रणाली है, तो उसके तहत हम पता लगाते हैं। अब कार्बन डेटिंग C12 और C14 दो प्रकार से ये होते हैं। यहाँ कार्बन डेटिंग का भी समझ लेते हैं। कार्बन डेटिंग का समझते हैं। कार्बन डेटिंग में क्या होता है? C12 और C14। C12 ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि ये कार्बन का समस्थानिक है, लेकिन ये C14 का क्या है? रेडियो एक्टिव है। अब कार्बन डेटिंग प्रणाली के खोजकर्ता जो है बिलार्ड लिब्बी हैं कार्बन डेटिंग के खोजकर्ता। इन्होंने 1940 में इसकी खोज की थी, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला था 1960 में। नोबेल पुरस्कार 1960 में प्राप्त हो जाता है इसी चीज के लिए। अब समझते हैं ये कैसे कैसे काम करता है कार्बन डेटिंग। तो जब कोई सजीव चीज होती है तो उसमें दोनों प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, C12 और C14। कोई भी सजीव हो, अब जैसे हम लोग सजीव हैं, तो हम क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन की होती है। शरीर में 1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन हम सेवन जो करते हैं वो 60% पर डे सेवन करते हैं। किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। तो इसमें क्या है? C12 C14 पाया जाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है? C12 पहले सजीव होते हैं तो C12 और C14 समान मात्रा में होते हैं। डेथ होने के बाद C12 क्या है? समान मात्रा में उतना ही बना रहता है, और C14 ये क्या है? जो रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्व होने के नाते ये क्या है कि धीरे धीरे क्या है? कम होगा, अर्थात ये घट जाएगा। तो ये जैसे C14 की 50% मात्रा जाने में 5568 साल लग जाते हैं। इतनी ईयर में 50% मात्रा इसकी खत्म हो जाती है। अब कुछ समझेंगे यहाँ पे इतना लगेगा। अगर इससे भी अब 5568 साल बाद देगा। अब यहाँ क्या होता है? C14 है, C14 की मात्रा कम होगी। हम जब देखेंगे जितनी ज़्यादा कम होगी, और C14 और C12 में आपस में कंपेयरिंग कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है, तो हम पता कर लेते हैं कि हाँ कितने साल ये पुरानी वस्तु है। इसी प्रकार ये आगे प्रक्रिया चलती है। अब बात ये आती है कि 5568 ईयर पुरानी है, या 5568 का दुगना करेंगे मतलब 1000 हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 साल अगर पुराना है कोई वस्तु, अगर उससे 50,000 साल पुराना होता तब उससे कैसे मापते? तो हम यूरेनियम के द्वारा इस चीज को मापते हैं। यूरेनियम के द्वारा इससे पुरानी वस्तु को हम यूरेनियम के द्वारा मापते हैं, जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसके द्वारा हम इसे मापते हैं।
तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका नोट्स कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे PDF के रूप में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। मध्य पाषाण काल में ही अंत्येष्टि कार्यक्रम, इसमें ही अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ था। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या होता है? जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, यही तो रीजन है कि हमारी जो संस्कृति थी उस समय 16 संस्कार हुआ करते थे। प्रथम संस्कार गर्भ धारण से प्रारंभ होता था और लास्ट संस्कार जो था अंत्येष्टि संस्कार पे जाके खत्म हो जाता था। ये अंत्येष्टि संस्कार पे लास्ट में जाके खत्म होता था। इस प्रकार 16 संस्कार थे। इसमें ही आपका उपनयन संस्कार है, ये 11वां संस्कार पड़ता है कि बच्चा जब पढ़ने जाता है, जो अभी उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार की बात होगी कि ब्राह्मणों का, वैश्य का और शूद्र का उपनयन संस्कार कब होता है। शूद्र का तो फिलहाल नहीं होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही होता है और किसी का नहीं होता है उपनयन संस्कार इसमें। ठीक है, अंत्येष्टि कार्यक्रम हो गया। अब इसी में ही अंत्येष्टि के बाद इस काल में ही मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में हथियार इनके बड़े थे शिकार करने के लिए, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते इनके हथियार कैसे हो गए? छोटे हो गए, सूक्ष्म हो गए, हथियार सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म। इसलिए इसे सूक्ष्म होने के कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया, माइक्रोलिथ भी कहा गया। हथियार सूक्ष्म होने के कारण इनके हथियार या औजार जो थे जिससे शिकार करते थे वो सूक्ष्म होने के कारण इसे माइक्रोलिथ कहा गया। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का प्रारंभ जो माना जाता है वो 5000 के से लेके 3000 के तक रखा गया है इस काल को। इसकी महत्वपूर्ण खोज क्या थी? जैसे कि इसमें कृषि के पहले हुआ था, कृषि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि कहाँ होती है? मेहरगढ़, नवपाषाण काल का है मेहरगढ़। और ये कितना 7000 BC पुरानी थी। और मैंने बता ही दिया कार्बन डेटिंग प्रणाली से किस प्रकार से मापा जाता है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में पड़ता है, किरथल तथा सुलेमान पहाड़ी पाकिस्तान, किरथल व सुलेमान पहाड़ी के बीच में एक यहाँ पे खेती जो की गई थी वो गेहूं की गई थी, गेहूं। दूसरा है ईरान, ईरान में यहाँ जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे वर्तमान समय में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो लाहौरा देव इलाहाबाद के पास पड़ता है। और ये 8000 BC पुराने हैं ये साक्ष्य हैं। इस प्रकार ये साक्ष्य मिलते। सबसे पहला जो पालतू पशु है, पालतू पशु वो क्या था? कुत्ता। अब कुत्ता पालतू पशु क्यों? अभी देखा होगा आपने, कुत्ता जो है कि एकदम व्यवहार में आ जाता है, व्यवहार में रहता है, वो पीछे घूमता रहता है। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चापलूस होता है, कहीं हड्डी ना कुछ मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, ये सर्वाहारी होता है। चाहे इसे मांस खिला दो, चाहे इसे अन्य कोई भी चीज़ खिला दो, ये सर्वाहारी होता है। तो कुत्ता यहाँ पे पहला पालतू पशु था। तो ये कुत्ता को शिकार के रूप में भी प्रयोग करते थे। इसमें ही क्या हुआ, जब कृषि यहाँ गेहूं के साथ छुए, जौ के साथ छुए, तो अब ये काफी मात्रा में होते हैं। तो क्या करते थे ये लोग? उंदरी में ऐसे भर के ले जाते थे। शादी के समय वो ऐसे ले जाते हैं, शादी हो या कोई और भी अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं तो उंदरी में ले जाते हैं। तो उस समय अगर ऐसे ले जाते तो क्या थे कि गेहूँ या जौ नीचे गिर जाते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, मिट्टी के इस प्रकार से गोल गोल चीज बनाने लगे। फिर इसे पहले तो गोल रखा इस प्रकार, फिर इसे मोड़ दिया, एक थाली नुमा किया, फिर उसे इस प्रकार से ऐसे एक मटके के समान दे दिया और फिर बाद में एक स्टोरेज के रूप में प्रयोग करने लगे, जिसमें हम इनका खाद्यान्न का स्टोरेज कर सकें। ठीक है, तो इन चीज़ों को, मिट्टी के जो प्रारंभिक बने बर्तन थे उन्हें कहा गया मृत भांड। मृत भांड कहा गया। अब जो मृत भांड थे
उस सर्वाधिक हस्तिनापुर में वर्तमान सर्वाधिक हस्तिनापुर में पाए जाते हैं। और हस्तिनापुर तो मेरठ यूपी में पड़ता ही है। अब इसी मृत भांड का एक विकसित रूप, जैसे ना होता है गांव में देहात में, क्या करते हैं मिट्टी के बर्तन जब बनाते हैं, जिसमें दूध गर्म करने के लिए बनाते हैं या वैसे बनाते हैं, तो उन्हें कलर करने लगते हैं। और कलर करते हैं तो कैसे कलर से करते हैं, उस समय के कलर के हिसाब से देखते हैं। गेरुआ कलर करते थे उस समय, क्योंकि गेरुआ कलर तो बेसिकली मिल जाता है और प्रकृति में भी मौजूद है हमें, तो गेरुआ कलर के मिलते थे। तो इन्हें ही गेरुवर्णीय मृत भांड भी कहा गया। अब इसका विकसित रूप क्या बना, मनका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनका किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता था मनका। और इससे जब कलर कर देते थे तो इन्हें कहा जाता था मनका फायर कहा जाता था। और इसी काल में क्या हुआ कि मेहरगढ़ में जब खेती वगैरह हुआ तो इसे ले जाने और लाने के लिए भी इन्हें चीजें बनानी थी। तो इन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार। तो ये नवपाषाण काल में होता है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार पहिए का आविष्कार हुआ। ये द्वितीय वैज्ञानिक खोज मानी जाती है पहिए का आविष्कार। इस प्रकार ये नवपाषाण काल में ये सारी चीजें थी। अब हम समझते हैं कि भारत के जो पुरातात्विक स्थल हैं इनकी खोज, तो विश्व के पुरातात्विक किसे कहा जाता है, विश्व के पुरातात्विक विद बुश को कहा जाता, बुश को कहा जाता। इन्होंने क्या किया था, एक चेन्नई या कह सकते हैं मद्रास, उस समय मद्रास कहा जाता था, मद्रास में पल्लव रन के पास एक मनुष्य का कंकाल खोज निकाला इन्होंने। और इन्होंने ही कोलकाता में एक म्यूजियम की स्थापना की, जिसमें इन चीज़ों को रखना होता था। कोलकाता में की थी इन्होंने। और विश्व का अगर म्यूजियम देखा जाए, विश्व में जो पुरातत्व जो सामग्री है इन्हें रखा जाता है, वो है कोपेनहेगन में। इसे लिखेंगे कोपेनहेगन। ये मुख्यालय है पुरातत्व की चीजें यहाँ रखी जाए। अब यहाँ पे बता रहा है कि भारत में पुरातात्विक वेद, भारत में कौन से थे, कनिंगम। ये कनिंगम, अब ये क्या था, ये इनके समय में कैनिंग थे, कैनिंग वायसराय थे। कनिंगम को बुलाया गया इंग्लैंड से और कहा गया कि भाई साहब इसमें कैसे पता किया जाए क्या है। तो ये किस समय आए थे, ये आदि ऐतिहासिक काल में आए थे। आदि ऐतिहासिक काल में कौन सी बनी थी, सिंधु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इस काल में आए थे। और ये अपने घोड़े से चढ़ के, घोड़े से टिकट कर गए और वो कितना 13 लाख वर्ग मीटर माप दिया इन्होंने क्षेत्र, और कह दिया कि इतने सारे क्षेत्र में ये फैली हुई है। और फिर क्या हुआ कि इन्हें और खुदाई का उस समय जॉन मार्शल को दे दिया गया था। और उस समय ये प्रमुख थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने सबको दयाराम साहनी को से चीज़ों को बांट दिया। राखालदास बनर्जी को इन्होंने खुदाई की। और ये बाद में समझते हैं, आधे ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आई, तो इसे विस्तृत जानकारी यहाँ पे देंगे। अब यहाँ समझते हैं, अब जब मुख्यालय पुरातत्व का कोपेनहेगन में यहाँ है, विश्व के हिसाब से देखा जाता है, तो भारत में संग्रहालय कहीं ना कहीं होगा।
तो भारत में भोपाल में है, भोपाल में है। इसे कहा जाता था मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय कहा जाता है। इसका नया नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय। और ये किसके अधीन आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। इतना स्क्रीनशॉट लें।